हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपके एग्ज़ाम की तैयारियां? 8 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है और बहुत कम समय आपके पास है, तो अपना रिवीजन करते रहें। और हमारी जो रिवीजन सीरीज़ चल रही है उसमें मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, तो आज की क्लास में हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आपके सामने पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत किस ग्रंथ में है? महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत किस ग्रंथ में है, ये बताना है आपको। और आपके सामने है ऑप्शन चार। चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है 252 वैष्णवन की वार्ता, दूसरा है भक्तमाल, तीसरा है 84 वैष्णवन की वार्ता और चौथा है वचनामृत। तो इसमें से आपको सही जवाब बताना है कि कौन सा है। ठीक है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत किस ग्रंथ में है वो आपको बताना है। तो देखते हैं हम इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है सी, 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवों की वार्ता। ठीक है, वार्ता मतलब वार्तालाप, जो बातचीत जिसको बोलते हैं ना। तो 84 वैष्णव, उनका वार्तालाप। ठीक है, तो ये है आपका सही आंसर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है? काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है, ये आपको बताना है। क्या है इसका सही जवाब प्रश्न नंबर 2 का, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आपको दिख रहा होगा। काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है? तो इसका सही जवाब देना है आपको कबीर, तुलसी, सूर, रैदास। कबीर, तुलसी, सूर, रैदास। तो इसका सही जवाब है जी कबीर। कबीर काशी में प्रकट हुए थे, यानी कि काशी में पैदा हुए थे। रामानंद चेताए, रामानंद ने बताया। ये पंक्ति है कबीर की। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है, ये बताना है आपको। तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है, और इसमें भी 4 ऑप्शन आपके पास हैं। गारसदत्तासी ऑप्शन नंबर ए, और पंडित राम नारायण दुगड़ ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर डी है पंडित हरप्रसाद शास्त्री। तो प्रश्न नंबर 3 के लिए आपको सही जवाब देना है रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी। आपको पता है रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। किसी ने रसायन से माना है, किसी ने रासक से माना है ना। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है लक्षण ग्रंथ का अर्थ है। लक्षण ग्रंथ का अर्थ बताना है आपको क्या है। तो लक्षण ग्रंथ का अर्थ दिया गया है ऑप्शन नंबर ए नायिका भेद, ऑप्शन नंबर बी काव्यांग विवेचन, ऑप्शन नंबर सी रस निष्पत्ति, और ऑप्शन नंबर डी है गुण दोष। तो आपको बताना है अर्थ किसका, लक्षण ग्रंथ का अर्थ बताना है। नायिका भेद, काव्यांग विवेचन, रस निष्पत्ति और गुण दोष में से कौन सा सही जवाब है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, काव्यांग विवेचन। प्रश्न नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 5, और आपका समय शुरू हो गया है। 30 सेकंड का समय मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा है, तो आप जल्दी से सोच लीजिए और जल्दी से जवाब दीजिए। एग्जाम में भी आपको बहुत ही सोच समझ के जवाब देना है ना। आपको पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, हाँ या नहीं आपसे पूछा गया है, सबसे पहले वो आपको ध्यान रखना है। क्या पूछा गया है आपको क्वेश्चन में, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपको इसी में कंफ्यूज करता है कि क्वेश्चन क्या है ना। क्वेश्चन वो घुमा फिरा के लिख देगा, और आंसर उसका बहुत ही सिंपल होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के लिखा होगा। पर अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया तो आप आंसर उसका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है? बिहारी, घनानंद, मतीराम, तोष। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं क्या है। इसका सही जवाब ए, यानी कि बिहारी, ऑप्शन नंबर ए बिहारी। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी है। ठीक है, रीति सिद्ध कवियों में रीतिकाल की 3 धाराएं हैं, है ना, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध। तो
ये भी आपको बताना चाहिए रीति सिद्ध में कौन कौन आते हैं, रीति मुक्त में कौन कौन आते हैं, रीतिबद्ध में कौन कौन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। अनुमितिवाद, यहाँ पे अनुमति लिखा है, अनुमिति होगा, अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? इसके जो आचार्य बताना है आपको, प्रतिष्ठापक जो है जिसने इसको स्थापित किया अनुमितिवाद को, वो बताना है आपको कि कौन है। भरत मुनि, आनंदवर्धन, शंकुक, अभिनव गुप्त। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन है अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता आचार्य, कौन है? भरत मुनि, आनंदवर्धन, शंकुक, अभिनव गुप्त। तो इसमें से इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि शंकुक। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। किंशुक कुसुम जानकर झपटा भौरा शुक की लाल चौक पर, तोते ने निष्ठुर चलाई जामुन का फल उसे सोच कर। डैश में कौन सा अलंकार है? तो ये पंक्ति जो यहाँ पर दी हुई है इसमें कौन सा अलंकार है? संदेश, स्वाभावोक्ति, अन्योक्ति या भ्रांतिमान। अब देखो संदेश लिखा है, यहाँ पर संदेह होना चाहिए, संदेह, ठीक है, तो यहाँ पे संदेह होगा। यहाँ पे अगर आपको ये मान लो आपको नहीं भी पता है, अलंकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी आप इसको सही कर सकते हैं। किससे? कॉमन सेंस से, है ना। किंशुक कुसुम जान कर झपटा भौरा शुक की लाल चौक पर, चौक नहीं होगा, किंशुक कुसुम जान कर झपटा भौरा शुक की लाल चौक पर। चलो मैं इसको देखूंगी क्या है। तोते ने निष्ठुर चलाई जामुन का फल उसे सोच कर। तो क्या है यहाँ पर? तोते ने क्या किया? जामुन का फल सोच करके उसको उसके ऊपर चोंच चला दी, है ना। तो भ्रांति हो गई, उसको भ्रांति हो गई और उसने चोंच चला दी, क्या करके? जामुन का फल सोचकर, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, काव्य अलंकार की रचयिता कौन है? काव्य अलंकार की रचयिता भरत मुनि, कुंतक, भामा, अभिनव गुप्त। काव्य अलंकार की रचयिता कौन है? भरत मुनि, कुंतक, भामा, अभिनव गुप्त। काव्य अलंकार बहुत बेसिक सवाल है, आपको आने चाहिए और गलत नहीं होने चाहिए। तो भरत मुनि काव्य अलंकार के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। भारोपीय परिवार की कौन सी भाषा नहीं है? भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शंस में से आपको सही जवाब बताना है। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो इसका सही जवाब है मलयालम, ये जो भारोपीय परिवार में नहीं आती है। प्रश्न नंबर 10, ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? ये PYQs हैं सारे, जितने भी यहाँ पे रखे हैं ये सारे PYQs हैं, ठीक है। और PYQs आपने सॉल्व कर भी लिए होंगे अब तक। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? इलाहाबाद, ओरछा एवं झांसी, मथुरा, वृंदावन, बनारस। इलाहाबाद में, ओरछा एवं झांसी में, मथुरा और वृंदावन में, या फिर बनारस में कहाँ पर बोली जाती है ब्रजभाषा? ये आपको बताना है। ब्रजभाषा कहाँ पर बोली जाती है? सही जवाब है मथुरा और वृंदावन में, ठीक है। मथुरा और वृंदावन में बोली जाती है ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 कहता है विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था कभी इस व्यष्टि का अभिमान, किसकी पंक्ति है? विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था कभी इस व्यष्टि का अभिमान, किसकी पंक्ति है? भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय, नेमिचंद्र जैन और त्रिलोचन। विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था कभी इस व्यष्टि का अभिमान, किसकी पंक्ति है? भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय, नेमिचंद्र जैन, त्रिलोचन। सही जवाब प्रश्न नंबर 11 के लिए आपको बताना है सही जवाब कौन सा है। तो देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अज्ञेय। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि मतवाला के संपादक कौन थे? मतवाला पत्रिका है, उसके संपादक आपसे पूछा गया है कि कौन थे इसके संपादक। तो ये आपको बताना है इसका सही जवाब। A B C D 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, निराला,
शिव पूजन सहाय। मतवाला पत्रिका के संपादक बताना है आपको कौन थे, और मतवाला पत्रिका के शीर्ष पर क्या लिखा होता था ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक पंक्ति होती थी जो मतवाला पत्रिका की शीर्ष पे लिखी होती थी, वो कौन सी पंक्ति थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसका सही जवाब है निराला। ठीक है, निराला जी की थी ये मतवाला पत्रिका। साखी किसका संकलन है? साखी किसका संकलन है? साखी सबद रमैनी पता है ना आपको? साखी किसका संकलन है, किसने किया है, मतलब किसका संकलन है? ये तो कबीर की रचनाओं का, यानी कि कबीर की साखियों का संकलन है, लेकिन है किसका, किसने किया ये संकलन, ये बताना है आपको। शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, हरिनारायण व्यास और विजयदेव नारायण शाही। ऑप्शन नंबर डी, मतलब डी मिसिंग था यहाँ पर इसलिए लिखा है, ऐसे मत समझना कि आंसर बताया मैंने। साखी किसका संकलन है ये बताना है। शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, हरिनारायण व्यास, विजयदेव नारायण शाही। तो इनमें से कौन है सही आंसर आपको बताना है। ये सारे के सारे जो यहाँ पे कवि हैं ये सब किस में आते हैं? सप्तक के कवि हैं ये, है ना, सप्तक के कवि हैं ये। और सप्तक जो है, तार सप्तक जो है, तार सप्तक में 7 कवि हैं, 4 पार्ट हैं, है ना, और वो सारे के सारे कवि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, विजयदेव नारायण शाही। प्रश्न नंबर 14, जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है किसका कथन है? रामविलास शर्मा, हजारीप्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध और अज्ञेय। जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है किसका कथन है? रामविलास शर्मा, हजारीप्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध या फिर अज्ञेय। जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है किसका कथन है? जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, रामविलास शर्मा, हजारीप्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध या फिर अज्ञेय। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन है ये, जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? नहीं पूछा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? नंदुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा। प्रगतिशील आलोचक नहीं है नंदुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा। चारों में से बताना है कौन से प्रगतिशील आलोचक नहीं है, क्योंकि एक इसमें है जो नहीं है, बाकी हैं सारे। तो सही जवाब है इसका नंदुलारे वाजपेयी। बाकी ये तीनों जो हैं, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और रामविलास शर्मा, किस में आते हैं? प्रगतिशील आलोचकों में। चलो, प्रश्न नंबर 16 बताना है आपको, आलमा कबूतरी किसकी रचना है? आलमा कबूतरी बहुत बार पूछा गया सवाल है। आलमा कबूतरी किसकी रचना है? मृदुला गर्ग, गीतांजलि श्री, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुद्गल। आलमा कबूतरी किसकी रचना है? मृदुला गर्ग, गीतांजलि श्री, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुद्गल। इनमें से कौन सी रचना इनकी है? किसकी रचना है आलमा कबूतरी? तो देखते हैं आंसर इसका। ऑप्शन नंबर सी, मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा की है आलमा कबूतरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। विलोम किस नाटक का पात्र है? नाटक आपको पढ़ाए हुए हैं, पात्र सारे बताए हुए हैं, विलोम बताना है कौन से नाटक का पात्र है। चंद्रगुप्त आप नाटक पढ़ा है, अंधा युग नाटक आपने पढ़ा है, कोमल गांधार आपने नहीं पढ़ा है, आपके सिलेबस में है भी नहीं, आषाढ़ का एक दिन आपके सिलेबस में है और आपने पढ़ा भी है। तो इन्हीं तीनों में से आंसर है, सी तो ऑप्शन मतलब आंसर है ही नहीं, और इन्हीं तीनों में से आपको बताना है जो आपने पढ़े हुए हैं, है ना। आषाढ़ का एक दिन, विलोम किसका पात्र है? आषाढ़ का एक दिन। इसके पात्र कौन कौन है? विलोम है, दंतुल है, मातुल है, और कौन कौन है? कालिदास है,
मल्लिका है, और कौन है, अंबिका है, ठीक है। और भी बहुत सारे पात्र हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है किससे? वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, शौरसेनी अपभ्रंश से और प्राकृत से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है ये बताना है आपको। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है ये बताना है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, शौरसेनी अपभ्रंश या फिर प्राकृत। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चिड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक, बाणभट्ट की आत्मकथा। कौन सी कृति है इसमें जो आत्मकथा है? जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। बताना है आपको कौन सी कृति है जो आत्मकथा है। देखिए इसका सही जवाब क्या है, अर्धकथानक, ठीक है। कलम का सिपाही तो जीवनी है ना, किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की। किसने लिखी है? किसने लिखी है? इनके बेटे अमृत राय ने। और बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है जो आपके सिलेबस में है, हजारीप्रसाद द्विवेदी। चिड़ों पर चांदनी किसकी रचना है? निर्मल वर्मा। अर्धकथानक इसमें आत्मकथा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20, चितवन की छां निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर प्रसाई, विद्यानिवास मिश्र, हजारीप्रसाद द्विवेदी। चितवन की छां निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? चितवन की छां निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? बहुत सारे निबंध हैं इनके, मतलब बहुत ही सारे हैं, याद करने पड़ते हैं आपको। चितवन की छां निबंध संग्रह है, ये भी आपको याद रखना है, निबंध संग्रह है। इसके रचयिता कौन है ये बताना है। बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही जवाब है विद्यानिवास मिश्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 21, कालक्रम के अनुसार चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदा। सही अनुक्रम बताना है कालक्रम के अनुसार, यानी कि इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है आपको। कौन पहले आएगा कौन बाद में, सही अनुक्रम बताना है आपको, कौन सा पहले कौन सा बाद में। और सारे उपन्यास जो किसके हैं? चतुरसेन शास्त्री के हैं। कौन सी विधा है? उपन्यास विधा है। सारे उपन्यास चतुरसेन शास्त्री के हैं, याद रखना है। और इसका कालक्रम भी आपको याद रखना पड़ेगा, अनुक्रम आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका सही ऑप्शन जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ही, हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह। कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम: कफन, ग्राम, पालगोमरा का स्कूटर, डिप्टी, कलेक्टरी। कफन, ग्राम, पालगोमरा का स्कूटर, डिप्टी, कलेक्टरी।
किसकी कहानियां हैं? प्रेमचंद की। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ग्राम, कफन, डिप्टी कलेक्ट्री, पालगोमरा का स्कूटर। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? राजश्री, खजुराहों का शिल्पी, कोणार्क, भारत दुर्दशा। राजश्री, खजुराहों का शिल्पी, कोणार्क, भारत दुर्दशा। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? देखते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत दुर्दशा, राजश्री, कोणार्क, खजुराहों का शिल्पी। प्रश्न नंबर 24, कालक्रमानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम पूछा गया यहाँ पर भी। काव्य प्रकाश, दश रूपक, काव्य अलंकार, सूत्र वृत्ति और नाट्य शास्त्र। ग्रंथों का सही अनुक्रम काव्य प्रकाश, दश रूपक, काव्य अलंकार, सूत्र वृत्ति, नाट्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नाट्य शास्त्र, काव्य अलंकार, सूत्र वृत्ति, दश रूपक, काव्य प्रकाश। प्रश्न नंबर 24, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णनों का सही अनुक्रम। तो यात्रा साहित्य है ये अरे आयवर रहेगा याद, यात्रा वृतांत है। देश विदेश यात्रा वृतांत है। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक यात्रा वृतांत है। हंसते निर्जर, दहकती भट्टी, ये भी यात्रा वृतांत है। क्योंकि आपसे विधा भी पूछी जाती है तो इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये यात्रा वृतांत है सारे, है ना। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वृतांतों का सही अनुक्रम बताना है। पहले कौन सा आएगा फिर बाद में कौन सा। तो देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन डी सही है। अरे आयवर रहेगा याद, देश विदेश, हंसते निर्जर, दहकती भट्टी, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। भगवती चरण वर्मा, बच्चन, अज्ञे, नरेंद्र शर्मा। अज्ञे, नरेंद्र शर्मा, बच्चन, भगवती चरण वर्मा, बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा और अज्ञे। नरेंद्र शर्मा, अज्ञे, बच्चन, भगवती चरण वर्मा। बताना है आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। रचनाकारों का सही अनुक्रम। प्रश्न नंबर 26, आंसर है इसका भगवती चरण वर्मा, बच्चन, अज्ञे, नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 27 के लिए आपको जवाब देना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का सही अनुक्रम लिखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का सही अनुक्रम लिखना है आपको, बताना है आपको। कुंवर नारायण, निर्मल वर्मा, दिनकर, अज्ञे, जिन जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उनका आपको बताना है। सही क्रम बताना है। पहले किसको मिला है, फिर उसके बाद किसको मिला है, फिर उसके बाद किसको, उसके बाद किसको। क्योंकि ये भी आपको बताना चाहिए कि कौन सा 2022 का ज्ञानपीठ किसको मिला है ना, ऐसा बताना चाहिए आपको। सारे पुरस्कार भी देख के जाना एक बार। पांडे वाली जो गाइड है उसमें आपको सारे पुरस्कार और पत्रिकाएं मिल जाएंगी। पत्रिकाएं और पुरस्कार दोनों पढ़ के जाना, ठीक है। पत्रिकाएं और पुरस्कार एक दो रीडिंग मार लेना, याद हो जाएगा आपको, है ना। पत्रिकाएं और पुरस्कार और सम्मान, है ना, ये आपको देख के जाने हैं। एक दो रीडिंग मार लेंगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, पढ़ के जाना। चलिए प्रश्न नंबर 27, दिनकर, अज्ञे, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण। प्रश्न नंबर 28, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है आपको, कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर।
देखते हैं 28 का ए सही जवाब है। भारतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास और संगीत रत्नाकर सही अनुक्रम। प्रश्न नंबर 29 रचना काल के अनुसार सही क्रम लिखिए। इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, सीढ़ियों पर धूप, नए इलाके में, वाजश्रवा के बहाने। रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम। इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, सीढ़ियों पर धूप, नए इलाके में, वाजश्रवा के बहाने। प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर है ए, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, सीढ़ियों पर धूप, नए इलाके में, वाजश्रवा के बहाने, यही सही अनुक्रम है। प्रश्न नंबर 30 काव्य लक्षण और उनके प्रतिष्ठापकों का सम्मेलन करना है आपको और फिर आपको ऑप्शंस में बताना है कौन से आंसर सही है कोड में। शब्दार्थो सहितो काव्यम, शरीरम तावत् दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम, पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ, कुंतल, दंडी, भामा। ये मिलान करना है आपको। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसने बोला है, किसका सूत्र है, सूत्र आपको याद होने चाहिए ना, यूनिट 3 आपने पढ़ा होगा। शरीरम तावत् दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, इसका भी आपको बताना है किसका ये सूत्र है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, किसका सूत्र है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, किसका सूत्र है। अब ऑप्शन आपके पास है पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ, कुंतल, दंडी, भामा। इनमें से आपको पहले इधर मिलान करना है इस साइड को, उसके बाद आपको आंसर यहाँ पे देना है कोड को देख करके, ठीक है। तो देखें इसको, क्या है इसका। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका है, भामा का। ये अब देखो ए से ए का 5 कौन से ऑप्शन में है, यहां पर ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ए का 5 ऑप्शन नंबर सी, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि 5 तो किसी भी ऑप्शन में है नहीं, है ना। आपने जब टाइम बचाना है आपने इसी तरह से एलिमिनेट करना है पहले, है ना। ए को देखना है, अगर मान लो और भी ऑप्शन में 5 होता, यहाँ भी 5 होता, डी में भी 5 होता, ऊपर भी 5 होता, तब आपको अगला देखने की जरूरत थी, है ना। अगला आपको कौन सा आता है वो देखना आपको। जैसे रमणीयार्थ है ना, मान लो ये, और तो आपने ये देख लिया इसके साथ पंडित राज जगन्नाथ, तो सी का एक किस में है, सी का एक इसमें है, सॉरी सी का एक भी इसी में है ना। इस तरह से आपको इलिमिनेशन मेथड जो है वो अपनाना है और अपने समय को बचाना है और अपने ऐसे वाले सवालों को आपको इस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका जवाब क्या है, सी, है ना। तो सी इसका सही जवाब है 5 का, 1 का 5 और 2 का 4, 2 का 4 शरीरम वाला दंडी का है ना। शरीर को मारा जाता है ना डंडे से। शरीरम तावत् दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, तो इस तरह से इसको याद रख लेना, शरीर को डंडे से मारा जाता है यानी कि दंडी, शरीरम दंडी। और सी का एक रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम, पंडित राज जगन्नाथ। और डी का 2 मतलब डी कौन सा है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो इसका क्या होगा, विश्वनाथ। ये इसका सही जवाब हो गया पूरा। ये इस तरह से आपको हैंडल करना है। प्रश्न नंबर 31 आपको बताना है, आगे सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देखें इसको क्या है। सुमेलित करना है आपको अभिव्यंजनावाद, अंतःचेतनावाद, यथार्थवाद, स्वच्छंदतावाद और संप्रेषण। आगे दिया हुआ है एलियट, वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, रिचर्ड्स और डीएच लॉरेंस। इनमें से आपको पहले मिलान करना है, फिर आपको नीचे जो कोड में ABCD दिया हुआ है इसमें से आपको सही जवाब का चयन करना है, ठीक है। ये कोड है और यहाँ पे सही जवाब आपको इधर से चयनित करना है, ठीक है। इधर से चुनाव करना है आपको कि सही जवाब कौन सा है। प्रश्न नंबर 31, तो डी इसका सही जवाब है 3 5 2 1। तो इस तरह से इसको मिलाना है आपको, 3 5 2 और 1, ठीक है। तो यानी कि अभिव्यंजनावाद क्रोचे, अंतःचेतनावादी यथार्थवाद डीएच लॉरेंस, स्वच्छंदतावाद वर्ड्सवर्थ और संप्रेषण एलियट, ठीक है। तो ये क्या हुआ इसका, ऑप्शन नंबर डी ये वाला सही है। चलिए प्रश्न नंबर 32 सेम यही क्वेश्चन, इसी तरह का मतलब इसी पैटर्न में। निबंधकार और कृतियों का सम्मेलन कीजिए।
निबंधकार और कृतियां, कुबेरनाथ राय, हजारीप्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि, प्रिया नीलकंठी होना था ये, प्रिया नीलकंठी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और भीष्म को क्षमा नहीं किया, साहित्य देवता। फिर से कोड में आंसर देना है आपको, पहले मिलान करके। कुबेरनाथ राय, हजारीप्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। जल्दी से इसको मिलाएं, सम्मिलित करें, सुमेलित करें। चले देखते हैं इसको क्या है। अब सबसे पहले कुबेरनाथ राय, चलो शुक्ल वाला ज्यादा आसान है तो इसको यहां कर लो, है ना। 4 का 1, 4 का 1 किस में है? 4 का 1, यहाँ पे कोई ऑप्शंस शायद गलत दिए हुए हैं ना। विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, प्रिया नीलकंठी, कुबेरनाथ राय, और क्या बचा? हजारीप्रसाद द्विवेदी बचे हैं ना। इनको देख लेते हैं। 1 का 2, 1 का 2 किस में है? इस वाले ऑप्शन में 1 का 2। नेक्स्ट एक और मिलान कर लेते हैं। 3 का 3, 3 का 3 भी इसी ऑप्शन में है, ये वाला रहा, है ना। तो ये दोनों हमें मिल गए, तो इसका मतलब यही जवाब सही है इसका, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डी का 4 दिया हुआ है ना, डी का 4 दिया है इसमें, तो ये गलत है, मतलब कि थोड़ा ऑप्शंस में गड़बड़ है, लेकिन यही इसका सही जवाब है, ठीक है। तो इसका सी ही दिया हुआ है जो सही जवाब है, क्योंकि 4 का डी नहीं होगा, 4 का क्या होगा? डी का 4 नहीं होगा, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि है। प्रश्न नंबर 33, उपन्यास और उपन्यासकारों का सम्मेलन कीजिए। इस प्रकार से कई बार एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है आपका, उसमें भी गलतियां होती हैं, तो आपको उसी तरीके से हैंडल करना है क्वेश्चंस को, है ना। उपन्यास और उपन्यासकारों का सम्मेलन करना है आपको। पुनर्नवा, कब तक पुकारो, भूले बिसरे चित्र, मनुष्य के रूप, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, हजारीप्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव, अमृत लाल नागर। उपन्यास और उपन्यासकार दिए हुए हैं, उनको आपको सुमेलित करना है, और फिर से कोड में आपको आंसर देना है, सेम टू सेम पैटर्न, क्योंकि इस तरह के पैटर्न बहुत पूछे जाते हैं। लंबे लंबे क्वेश्चंस, 5 ऑप्शन, 6 ऑप्शंस के साथ, है ना। अब तो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस पूछे जाने लगे, तो बहुत ही टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए जो है प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। उपन्यास और उपन्यासकारों को सम्मिलित करना है आपको। तो पुनर्नवा जो है वो किसका है? हजारीप्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। पहले को 3 के साथ मैच कर लेते हैं। 1 का 3 तो इसी ऑप्शन में 1 का 3, और किसी ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया, तो सी ऑप्शन इसका सही है। 1 का 3, 2 का 4, कब तक पुकारूं, रांगे राघव, भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा, और मनुष्य के रूप, यशपाल, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 34, पत्रकारों तथा उनके संपादकों का सम्मेलन करना है। पत्रकार और उनके संपादक, पत्रिकाएं, पत्रकार सब पता होने चाहिए आपको, इसलिए मैं बोल रही हूँ पत्रिकाएं देख करके जाना इंपॉर्टेंट है। पत्रिकाएं, पुरस्कार और सम्मान, पुरस्कार और सम्मान भी बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन इस बार पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो देख लेना, पढ़ के जाना उसको। पत्रकारों तथा उनके संपादकों का सम्मेलन करना है। वागर्थ पत्रिका किसने संपादित की है? नया ज्ञानोदय किसने संपादित की है? वसुधा किसने संपादित की है? रंग पसंद किसने संपादित की है? ये आपको बताना है ऑप्शंस देख करके। कमला प्रसाद, प्रयाग शुक्ल, रविंद्र कालिया, अखिलेश, विजय बहादुर सिंह। फिर से कोड में आपको आंसर देना है पत्रिकाओं के लिए भी। चलो देखते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 5, 3, 1, 2। वागर्थ पत्रिका किसकी है? विजय बहादुर सिंह। नया ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया, और वसुधा कमला प्रसाद, और जी रंग पसंद है आपका प्रयाग शुक्ल, ये रहा, ठीक है।
चलिए प्रश्न नंबर 35, कहानीकार और उनकी कहानियों को सुमेलित करना है। कहानीकार और उनकी कहानियां, उषा प्रियंवदा, मनु भंडारी, कृष्ण सोपती, निर्मल वर्मा। इनकी कहानियां आगे दी हुई हैं। सिक्का बदल गया, परिंदे, वापसी, आर्द्रा और अकेली। आर्द्रा नहीं, आर्द्रा, ऊपर ये भी होना था ना। कोड में फिर से जवाब देना है। अगेन, कहानीकार को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। उषा प्रियंवदा, मनु भंडारी, कृष्ण सोपती, निर्मल वर्मा, सिक्का बदल गया, परिंदे, वापसी, आर्द्रा और अकेली। उषा प्रियंवदा की कहानी जो है वापसी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ना, गजाधर बाबू वाली। मनु भंडारी की कृष्ण सोपती का आपके सिलेबस में सिक्का बदल गया, ठीक है। परिंदे किसकी? निर्मल वर्मा की। और आर्द्रा किसकी है? मनु भंडारी की कि अकेली? आर्द्रा किसकी है? मुझे याद नहीं आ रहा, देख लेते हैं। ए इसका सही जवाब है। और 3, 5, 1, 2। यानी कि अकेली मनु भंडारी की है। आर्द्रा मुझे याद नहीं आ रहा किसकी है, देख लेना। आर्द्रा बहुत बार पूछी गई है, किसकी है वो मुझे याद नहीं आ रहा, आप देख लेना इसको, ठीक है। ए इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। पंक्तियों के साथ कवियों का समय बताना है आपको। अन्याय जिधर है उधर सकते हैं नहीं, उधर है शक्ति। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा, बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। थोड़ा सा मिस टाइपिंग का एरर है। बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक काली कुतिया सोई उनके पास। ये आपको पता ही है। अकाल और उसके बाद कविता का वर्णन है ये। मतलब 4-5 पंक्तियां हैं उसमें और वो पूछी गई हैं बहुत बार, है ना, अकाल और उसके बाद कविता। तो देख लेना इसको। बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास ऐसा है, लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको इसको करेक्ट कर रही हूँ बार बार। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये रचना आपको पता है, ये रचना भी है, पंक्ति भी है, ठीक है। तो देखो इसको कि कौन सी पंक्तियां किस कवि की हैं, ठीक है। कौन सी पंक्तियां किस कवि की हैं ये आपको बताना है। आपने पढ़ा हुआ है ये सब कुछ, है ना। अन्याय जिधर है उधर शक्ति किसका है? निराला, राम की शक्ति पूजा, ठीक है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, दिनकर। और किसका है ये? नारी तुम केवल श्रद्धा हो। बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, नागार्जुन। और सिंहासन खाली करो, दिनकर। मनु और श्रद्धा का ये कामायनी, है ना, जयशंकर प्रसाद। चले, नारी तुम केवल श्रद्धा हो कामायनी से जयशंकर प्रसाद। तो ये हो गया पूरा। अब देखते हैं इसको, मिलाते हैं। सी इसका सही जवाब है। 3, 5, 1, 2, मतलब मिला दिया है, देख लेना इसको, ठीक है। और ये बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास ऐसे है, क्योंकि आपको पंक्तियां भी करेक्ट करने को आती है, तो देख लेना। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। प्रश्न नंबर 37, विद्या को उसकी रचना के साथ सुमेलित करना है। विद्या लिखा है, मैं सोच रही हूँ कि क्या है। विधा होगा, विधा। मैंने सोचा मैंने क्या पढ़ दिया। विधाएं यहाँ पे दी हुई हैं, अलग अलग विधाएं, कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, इसको विधा कहते हैं। विधाओं की जो रचनाएं हैं, विधाओं को जो है उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, रचनाओं के साथ, सॉरी। तो कौन सी रचना कौन सी विधा की है ये आपको बताना है। विधाएं भी आपको पूछी जाती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी मैंने पीछे भी बताया था आपको, ठीक है। तो देखते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 5, 4, 1, 2। तो अबूतर कबूतर जो है वो कविता, कहानी जो है वो शहादत नामा, और उपन्यास जो है वो पहला गिरमिटिया, और नाटक जो है वो अशोक के, नाटक तो नहीं है अशोक के फूल, अशोक के फूल निबंध है, ठीक है।
तो कई बार ऐसे गड़बड़ी भी हो जाती है ऑप्शंस में, बाकी सारे ऑप्शंस सही हैं, देख लेना। पात्र को उसकी कृति के साथ सुमेलित कीजिए। पढ़ें क्वेश्चन और जवाब दें, क्योंकि एग्जाम में तो आपको खुद ही ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, क्वेश्चंस भी पढ़ने पड़ेंगे। हाँ जी, पात्रों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। न्यूनिया, रायसाहा, प्रशांत, रेखा, नदी की द्वीप, मैलांचल, महाभोज, गोदान, बाणभट्ट की आत्मकथा। बताएं, न्यूनिया किसकी पात्र है? बाणभट्ट की आत्मकथा। राय साहब किसके पात्र हैं? गोदान के। प्रशांत किसका पात्र है? मैलांचल, रेखा, भुवन और गौरा, नदी के द्वीप। ठीक है, तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी, 5 4 2 1। 5 4 2 1। ठीक है, रेखा, भुवन और गौरा पात्र भी देख लेना सारे। ये जो है यहाँ पे नाटक लिखा हुआ है ना, ये नाटक नहीं है, ये क्या है? निबंध है। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, निबंध है ये। अशोक के फूल, ठीक है, अशोक के फूल निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलें, यहाँ पर हो गया 38 क्वेश्चन हमारे। प्रश्न नंबर 39, नाटक को उसके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। प्रश्न नंबर 39, नाटक को उसके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। चंद्रगुप्त नाटक, आषाढ़ का एक दिन, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, देहांतर, देहांतर नहीं देशांतर, यहां पे लिख देती हूँ आगे, देशांतर। चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक और देशांतर। विलोम, ओकाक, मेघराज आनंद, सिंहरण, पुरु। कौन से नाटक के कौन से पात्र हैं? अब देखो, आपको एक भी पता होगा ना, चंद्रगुप्त और आषाढ़ का एक दिन तो आपके सिलेबस में ही है ना, तो ये इनका तो आपको पता ही होगा, बाकी तो छोड़ो। आषाढ़ का एक दिन का पात्र कौन है? विलोम, अभी पीछे ही देखा था हमने। बी का एक किस ऑप्शन में है? बी का एक इसी ऑप्शन में, ओनली बी ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त नाटक है जो कि आपके सिलेबस में ही है ना। तो चंद्रगुप्त नाटक का पात्र कौन है? सिंहरण, ये भी पता है आपको, बाकी तो चलो आपके सिलेबस के नहीं है, मान लिया मैंने। तो जो आपके सिलेबस के वो तो आपको पता ही होंगे, तो कम से कम उतना भी करके आप मिलान करेंगे तो हो जाएगा आराम से, है ना। तो इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, टफ ऑप्शंस नहीं है, तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे क्या है। 40 में है स्थापना और तर्क। स्थापना दिया हुआ है, आंतरिक संवेद विभागों के रसाग्रही अभिव्यक्ति कविता है, क्योंकि कविता लोक रंजन से जुड़ी हुई है। तर्क इसका दिया हुआ है कि कविता जो है वो लोक रंजन से जुड़ी हुई है। स्थापना दी हुई है कि आंतरिक संवेद विभागों के रसाग्रही अभिव्यक्ति कविता है। तो इसका आंसर बताना है आपको, ABCD। ए गलत, आर सही, ए सही, आर सही, ए गलत, आर सही। दो ऑप्शन एक जैसे ही हैं, ए सही आर गलत कर लो यहाँ पे, ए सही आर गलत, ठीक है, आर और ए गलत भी, ए भी गलत, आर भी गलत। तो कौन सा है इसमें सही जवाब? प्रश्न नंबर 40 में देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। बी, ए सही आर सही, दोनों ही सही हैं। आंतरिक संवेद विभागों की रसाग्रही अभिव्यक्ति कविता है, क्योंकि कविता लोक रंजन से जुड़ी हुई है, पता ही आपको। चलो प्रश्न नंबर 41, स्थापना और तर्क यहाँ पे भी दिया हुए हैं। दंड को काहे एक विधान है, क्योंकि दंड से कोप समान है। क्योंकि दंड से कोप समन होता है, अच्छा ऐसा लिखा है। दंड को काहे एक विधान है, क्योंकि दंड से कोप समन होता है। ए सही आर सही। प्रश्न नंबर 42, श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकार करना, क्योंकि स्वार्थी और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा टिक सकती है। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे के महत्व को स्वीकार करना। स्थापना,
श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे के महत्व को स्वीकार करना, है ना। हम बोलते हैं ना उसके प्रति बहुत श्रद्धा है मेरे मन में, क्यों, क्या क्या मतलब है उसका, कि उसके महत्व को स्वीकार कर लिया मैंने, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, वीआईपी है। क्योंकि स्वार्थी और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा टिक सकती है। बताइए, क्या स्वार्थी और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा टिक सकती है? पहला तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था। स्वार्थी और अभिमानी जो लोग होते हैं वो अपना भला चाहेंगे, अपना अच्छा चाहेंगे, अपना महत्व बताएंगे, और अभिमानी भी ऐसे ही होते हैं, है ना। वो अपना ही महत्व बताएंगे, दूसरों का थोड़ी ना। तो उनके मन में तो कोई श्रद्धा ही नहीं होगी किसी के लिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है? डी ऑप्शन, ए सही, आर गलत। प्रश्न नंबर 43, स्थापना सबसे मधुर रसमयी वागधारा होगा, वागधारा लिखा है, सबसे मधुर रसमयी वागधारा, इधर मैं ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि लिखा पूरा गलत ही है। वागधारा वही है जो करुण प्रसंग लेकर चले, कविता में करुणा प्रसंग अनिवार्य है। सबसे मधुर रसमयी वागधारा कौन सी है? जो करुणा प्रसंग को लेकर चले, कविता में करुण प्रसंग अनिवार्य है। तो इसमें बताना है आपको ए सही आर गलत, ए गलत आर गलत, ए गलत आर सही, और ए सही आर सही। कौन सा इसमें सही जवाब है? प्रश्न नंबर 43 के लिए आपको जवाब देना है ऑप्शन नंबर बी, ए गलत आर गलत, दोनों ही गलत है। चले प्रश्न नंबर 44, प्रेमचंद ने साहित्य में मनुष्य के स्वत्व का अन्वेषण किया है। प्रेमचंद की रचनाएं कल्पनाश्रित हैं, कल्पनाओं पर आश्रित हैं, ऐसा है। प्रेमचंद ने साहित्य में मनुष्य के स्वत्व का अन्वेषण किया है, यानी कि खोज की है। देखिए इसके ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ए गलत आर सही, ए सही आर सही, ए गलत आर गलत, ए सही आर गलत। सही जवाब है ए सही आर गलत। प्रश्न नंबर 45, कबीर क्रांतिकारी कवि हैं, वीर रोज उनकी कविता के मुख्य स्वर हैं। वीर और ओज, ओज गुण, वीर गुण, ओज गुण, रोज नहीं, ओज। ए सही आर सही, ए गलत आर गलत, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। कौन सा है इसमें सही जवाब? प्रश्न नंबर 45 सही जवाब है ए सही आर गलत। कबीर क्रांतिकारी कवि है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वीर और रोज गुण है उनके उसमें। चले प्रश्न नंबर 50, 46 से 50 तक क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, पूरे 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो 46 से 50 क्वेश्चन आपके जो है इसमें आएंगे पैराग्राफ में। पैराग्राफ आपको पढ़ना है, निम्नलिखित पैराग्राफ को जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसको क्या करना, आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, और सब उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, और वो भी कहाँ से देने, दिए गए विकल्पों में से। तो पहले आपको ये इसको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, मतलब आप भी पढ़ें मेरे साथ। कलयुग सभी युवाओं से अच्छा है, क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता, किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। राम का नाम राम से भी बड़ा है, भय की कोई जरूरत नहीं है। योग ने गृहस्थ को जरूरत से ज्यादा संशयालु बना दिया है, भक्ति ने पूरा आशावादी। एक ने मुक्ति को महंगा सौदा बता दिया, दूसरे ने बहुत सस्ता। योग में गलदश्रु भावुकता का कोई स्थान नहीं। जो भक्ति पद पद पर भक्त को कंप आवेग जड़ता और रामेधगम की अवस्था ले आ देती है, वह इस क्षेत्र में अपरिचित थी। और यदि सचमुच ही भाग और विभाग कल्पित है, कल्प विकल्प बेकार है, संसार मृग मरीचिका है, परम तत्व विभाग और अविभाग से परे है, सूक्ष्म और स्थूल के अतीत है। यदि वे एक रस है, समरस है, तो फिर रोने से होता क्या है। अब ये पैराग्राफ है जो आपको आपने पढ़ लिया। अब देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चंस।
आगे तो 46वां प्रश्न है आपके पास, कलयुग सब युगों से क्यों अच्छा है ना? अभी पीछे पढ़ा हमने, कलयुग सब युगों से अच्छा है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें पाप और पुण्य समान है, इसमें मानस पाप का फल मिलता है, इसमें मानस पाप से मनुष्य दंडित नहीं होता, इसमें मानस पुण्य का फल मिलता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। यहाँ पे लिखा है कलयुग सभी युवाओं से अच्छा है, क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता। ठीक है, पहले ही सवाल में, पहले ही उसका पहले ही लाइन में पहले ही सवाल का आंसर है, क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता। मानस पाप का फल नहीं होता तो मतलब उल्टा दिया हुआ है, देखो यहाँ पर उसमें लिखा है कि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता। एक बार पीछे मैं कर रही हूँ, कलयुग सभी युवाओं से अच्छा है क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता। तो पाप से ऑपोजिट कौन सा है? पुण्य। पुण्य है तो पुण्य का फल होता है, पाप का नहीं होता, पुण्य का फल होता है। तो यहाँ पे उल्टा करके दे दिया है ना, क्योंकि मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। यहाँ पर ये इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो डी ऑप्शन में इसमें मानस पुण्य का फल मिलता है। तो इस तरह से आप एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, डी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 47, भक्तों ने मुक्ति को क्यों सस्ता बना दिया है? भक्त साधना कठिन नहीं है, भक्त की दृष्टि में मुक्ति का कोई महत्व नहीं है, भक्ति ईश्वरीय प्रेम के कारण सुलभ है, भक्ति में योग के समान कुछ साधना नहीं है। बताएं। इसका सही जवाब डी इसका सही जवाब है, भक्ति में योग के समान कुछ साधना नहीं है। तो इसीलिए क्या कर दिया इन्होंने? मुक्ति को संस्था बना दिया। प्रश्न नंबर 48, योग में गलदश्रु भावुकता का क्यों स्थान नहीं है? योग साधना कठोर साधना है, योग में भावना का स्थान नहीं है, योग की पद्धति में ज्ञान की शुष्कता है, और योग रहस्य के लिए दुष्कर है। योग में गलदश्रु भावुकता का स्थान क्यों नहीं है, ऐसा पूछा गया है। योग साधना कठोर है, योग में भावना का स्थान नहीं है, योग की पद्धति में ज्ञान की शुष्कता है, योग रहस्य के लिए दुष्कर है। सही जवाब बताएं। इसका सही जवाब है बी, योग में भावना का स्थान नहीं है। योग और भक्ति ने गृहस्थ को किस रूप में प्रभावित किया है? योग और भक्ति ने गृहस्थ को किस रूप में प्रभावित किया है? गृहस्थ के लिए योग साधना कठिन है, भक्ति में सरसता है, योग में दुष्करता। भक्ति एक सस्ता सौदा है, योग महंगा। गृहस्थ के लिए भक्ति आकर्षण है, योग के लिए दुष्करता है। सही जवाब आपको बताना है, योग और भक्ति ने गृहस्थ को किस रूप में प्रभावित किया है। हाँ जी बताइए सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गृहस्थ के लिए भक्ति आकर्षक है, योग के लिए दुष्करता है। प्रश्न नंबर 50 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, परम तत्व क्या है? वह अखंड चैतन्य स्वरूप है, वह विभाग अविभाग से परे है, वह गुणहीन आकारहीन है, गुणहीन और आकारहीन है, वह मायातीत है। परम तत्व क्या है? अखंड चैतन्य स्वरूप है, विभाग अविभाग से परे है, गुणहीन आकारहीन है, वह मायातीत है। बताइए जी सही जवाब इसका क्या है? परम तत्व बताना है आपको क्या है। तो परम तत्व है विभाग और अविभाग से परे। ठीक है, तो ये तो रहा आपका आज के 50 क्वेश्चंस। ठीक है, और एग्ज़ाम है आपका जी कब है? 8
जनवरी मॉर्निंग। तो इसी के लिए आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, आप भी अच्छे से तैयारी करते रहें और आप स्पीड बढ़ा करके ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, आपके काम के हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और हमारा नया बैच भी जल्दी ही शुरू होने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें, अच्छे से खाएं पिएं और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें, हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखें। ठीक है, हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।